नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। एक भारतीय सैनिक का शौर्य हमेशा ही अद्भुत होता है, अविश्वसनीय होता है। वो पराक्रम जो देश के लिए मर मिटने का जज्बा रखता है, लेकिन अकल्पनीय वो तब हो जाता है जब उनके जाने के बाद भी वो जीवित रहते हैं, जिंदा रहते हैं, केवल यादों में नहीं बल्कि लोगों की विश्वास में, एक प्रत्यक्ष रूप में। आज अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय में हम आपको उन्हीं सैनिकों की कहानी सुनाएंगे जो दुनिया से चले तो गए पर आज भी जिंदा है। (1962) के युद्ध में अकेले दम पर 300 चीनियों को मौत के घाट उतारा। हजारों दुश्मन सैनिकों को अकेले 72 घंटे तक रोके रखा, फिर हंसते हंसते मातृभूमि के लिए प्राण त्याग दिए। पर महावीर चक्र विजेता जसवंत सिंह रावत क्या उस लड़ाई में सचमुच दुनिया से चले गए थे, या लोक विश्वास के अनुसार वो आज भी जिंदा हैं? उनको पूजा जाता है भगवान जैसा। यहाँ आज भी ये माना जाता है कि यहाँ ये जिंदा है, अमर है। आज जीवित है। सुंदर फौजी वैसे सुन रखा है मैंने जी, आज भी जीवित है, तो उनके रक्षा के लिए, देश के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। क्यों आज भी उनकी वर्दी सजाकर तैयार की जाती है? क्यों जूतों पर पॉलिश लगती? क्यों बनता है बिस्तरा? क्यों राइफलमैन से उनका प्रमोशन होता रहा? वो जिंदा है तो कहाँ है? वो जिंदा नहीं तो ये प्रमाण क्या है? माहौल सा बन गया है और विश्वास, एक आस्था जो है बहुत बड़ी चीज होती है, और खासकर फौजियों के लिए आस्था एक बहुत बड़ी चीज होती है। यही कारण है, अगर आप जसवंतगढ़ जाएं आप देखेंगे कि बिस्तर लगा हुआ है, अभी भी जूते पॉलिश होते हैं, उसकी घड़ी रखी हुई है, उसकी टोपी रखी हुई है, वो पूरा जो पानी की बोतल रखी हुई, मतलब पूरा जैसे कि आज भी जसवंत जो है जिंदा है। वो पेड़ उसी जगह है जहां वो वीर गति को प्राप्त हुए। वो हथियार वहीं रखे हैं जहां उन्होंने मुकाबला किया था। वो हेलमेट, वो गोलियां, वो बंकर, सब है। और लोग कहते हैं यही है जसवंत सिंह रावत भी। वो 1962 में अगर वीर गति को प्राप्त हुए तो रिटायर कई सालों बाद क्यों हुए? उस जंग में अगर उन्होंने सर्वोच्च बलिदान दिया तो लोग आज भी इस पते पर उन्हें चिट्ठियां क्यों लिखते हैं? क्यों मांगते हैं मन्नत? कैसे पूरी होती है मांगने वाले की मनोकामना? अरुणाचल प्रदेश के जसवंतगढ़ में जो दिखता है वो अद्भुत है, जो नहीं दिखता वो अविश्वसनीय। 60 साल बाद भी एक बलिदानी योद्धा के जीवित होने का विश्वास ही अकल्पनीय है। बात 1962 की है। तिब्बत पर अवैध कब्जा करके चीन ने भारत की भी उत्तरी सीमाओं पर अतिक्रमण कर दिया था। 17 नवंबर तक चीनी सैनिक अरुणाचल प्रदेश के तवांग में नूरानांग नाम की एक जगह तक पहुंच गए थे। यहाँ 4थी गढ़वाल राइफल्स के सैनिक तैनात थे। चीन की रणनीति हमेशा ही ये रहती है कि वो संख्या की शक्ति से विरोधी को हराए। इसीलिए हजारों की संख्या में उसने एक के बाद एक 3 लहर में आक्रमण किया। चाइनीज आर्मी ने एक दिन में 5 बार अटैक किया। पहला अटैक सुबह 5 बजे जहां की वेशभूषा मोनो पास में किया गया था और बर्बाद कर दिया। दूसरा और तीसरा अटैक 930 10:45 में किया गया, जिसके दौरान चाइनीज आर्मी ने जहां पर भारी मात्रा में आर्टी फायर और मार्टर फायर गिराया, उसको भी बर्बाद कर दिया। माना जाता है एडवांस करते वक्त चाइनीज आर्मी के पास 80,000 से अधिक चाइनीज सैनिक और ऑटोमेटिक वेपन के साथ एडवांस करते आ रहे थे। मोर्चे पर भारत के डिफेंसेस अच्छे थे। भारत ने नुकसान तो झेला, लेकिन चीन को आगे बढ़ने नहीं दिया। पर चौथे आक्रमण के समय तक चीन भारतीय पोजीशंस के 30 मीटर के दायरे तक पहुंच चुका था
और यहां से वो मीडियम मशीन गन से ताबड़तोड़ गोलियां चला रहा था। चौथे अटैक में इन्होंने अधिक ऊंचाई पर मीडियम मशीन गन लगाकर भारी मात्रा में फायर कराया। जे हालातों को देखते हुए जहां के अल्फा कंपनी कमांडर सेकंड लेफ्टिनेंट सुरेंद्रनाथ टंडन ने सख्त निर्णय लेते हुए एमएमजी को बर्बाद करने का हुक्म लिया। बंदूक को खामोश करने के लिए भारत की ओर से लांस नायक त्रिलोक सिंह नेगी, राइफलमैन जसवंत सिंह रावत और राइफलमैन गोपाल सिंह गुसाई आगे बढ़े। गोलियां तेजी से बरस रही थी, पर तीनों सैनिक काफी नजदीक पहुंच गए। त्रिलोक सिंह ने कवर फायर दिया और गोपाल गुसाई और जसवंत सिंह चीनी ट्रेंच तक पहुंच गए। ग्रेनेड उछालकर चीन की पोजीशन को नष्ट कर दिया। वापस लौटते हुए राइफलमैन जसवंत सिंह ने वो मीडियम मशीन गन भी उठा ली और वापस भारतीय पोजीशन की ओर ले आए। चीनियों ने ऐसे पलटवार की अपेक्षा ही नहीं की थी। उसने अपनी रणनीति को बदला और फिर आक्रमण किया, इस बार और खौफनाक। उसने गढ़वाल राइफल्स की उस कंपनी को 3 ओर से घेर लिया। जबरदस्त गोलीबारी में भारत ने बहुत नुकसान झेला। अब मोर्चे पर अकेले जीवित बचे थे 21 साल के राइफलमैन जसवंत सिंह रावत, पर वो भी बुरी तरह से घायल हो चुके थे। दूर जो आप एक झंडा देख रहे हैं उस पर्वत पर, वहां पर चीनी सेना मौजूद थी और यहां जहां पर मैं खड़ी हूं, यहां जहां पर बंकरों की पूरी एक श्रृंखला है, कुछ ध्वस्त हैं, कुछ अभी भी मौजूद हैं जिन्हें मेंटेन किया गया है उसी तरीके से। यहां से भारतीय सैनिक जवाब दे रहे थे। एक एक करके भारतीय सैनिक वीर गति को प्राप्त हो रहे थे। 3 सैनिक बाकी रहे, उसके बाद 2 और साथी राइफलमैन जसवंत सिंह के उनका साथ छोड़ गए। अकेले एक योद्धा 72 घंटों तक इस नजदीकी से चीनी सेना का मुकाबला करता रहा। एक बंकर से दूसरे बंकर तक जा जाकर वो इस तरीके से जवाब देते कि चीन को समझ ही नहीं आया कि केवल एक योद्धा है, एक भारतीय सैनिक है जो उन पर भारी पड़ रहा है। इसके बाद इतिहास और कहानियां कुछ हद तक उलझती हैं। कहा जाता है कि एक स्थानीय व्यक्ति की मुखबिरी से चीनियों को पता चल गया कि केवल एक सैनिक ने उन्हें 3 दिन से उलझा रखा है, जिसके बाद चीनियों ने धोखे से उन्हें पकड़कर उनकी हत्या कर दी। कुछ लोग कहते हैं कि चीन ने उन्हें युद्धबंदी बना लिया था और वहां से ले गया था। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि उन्हें कोई मार नहीं सका और वो आज भी जीवित हैं। हालांकि भारतीय सेना का मानना है कि वो युद्ध लड़ते हुए इसी पेड़ के बगल में वीर गति को प्राप्त हुए थे। राइफलमैन जसवंत सिंह रावत जी दुश्मन की एमएमजी लेकर अपने मोर्चे में दौड़ने में कामयाब रहे और रास्ते में आते वक्त राइफलमैन जसवंत सिंह रावत जी के चेहरा और चेस्ट के गोली लगने के कारण वो पेड़ के नीचे शहीद हो गए, जहां अभी हमने स्मृति स्थल बनाया है। अंत जो भी रहा, लेकिन पूरी कहानी शौर्य के ऐसे किस्सों से परिपूर्ण है कि अद्भुत है। यहां मान्यता की एक और कहानी आपको सुनाते हैं। इस अद्भुत कहानी का एक सिरा जुड़ता है 2 बहनों से भी, नूरा और सेला, जिन्होंने कहा जाता है कि इन्हीं बंकरों में आकर राइफलमैन जसवंत सिंह की मदद की थी, उनको गोलियां बंदूक सब पहुंचाते थे। अब उनकी कहानी को लेकर यह पसुपेश जरूर है कि सचमुच में क्या 2 ऐसी बहनें थी या नहीं थी, लेकिन उन्हीं के नामों पर यहां के 2 महत्वपूर्ण इलाकों के नाम रखे गए।
नूरा के नाम पर एक 100 मीटर ऊंचे झरने का नाम नूरा फॉल्स रखा गया। और सेला के नाम पर वहां एक पास का नाम रखा गया, सेला पास। हालांकि ये कहानी सही है या नहीं, इसे लेकर आम लोगों में भी मतभेद है। एक्चुअली लाइक आदमी लोग से मतलब बहुत लोग से सुना है वो कहानी जो, बट माय ग्रैंड पेरेंट्स हैव नेवर मेक द श्योर ऑफ दैट लाइक दो सिस्टर्स था उन्होंने हेल्प किया बोल के, लाइक देयर वाज नेवर अ रियल बेस्ट स्टोरी। लाइक मतलब अलग इंसान से हम लोग को भी बहुत सुनने मिला है। सो लाइक फॉर दैट श्योरेंस आई हैव आस्क्ड टू द मेनी ग्रैंड पेरेंट्स हियर हु हैव लाइक विटनेस्ड the war from their own eyes, but they have never told me this story. So even I'm confused for this story. So I cannot give a assurance of. बाकी बातों को लेकर संशय हो सकता है, लेकिन इस बात को लेकर जरा भी शक नहीं कि इस मोर्चे पर राइफलमैन जसवंत सिंह रावत ने चीनियों का क्या हश्र किया था। भारत सरकार ने राइफलमैन जसवंत सिंह रावत जी को महावीर चक्र से सम्मानित किया मरणोपरांत। लेफ्टिनेंट त्रिलोक सिंह नेगी को वीर चक्र से सम्मानित किया मरणोपरांत। राइफलमैन गोपाल सिंह गोसाई को वीर चक्र से सम्मानित किया। इनकी 4 गढ़वा राइफल को बैटल ऑफ नूरानाग से सम्मानित किया गया था। सर यही वो जगह है जहां पर लड़ाई लड़ी हुई? हाँ मैम, यही जगह है जहां पर पूरी युद्ध भूमि है जी। और नूरानाग को अब जसवंतगढ़ कहा जाता है सम्मान। हाँ जी सर, राइफलमैन जसवंत सिंह रावत जी के सम्मान में जसवंतगढ़ बोला जाता है। ये जो हिस्सा चिन्हित करके रखा गया है ना, यहाँ पर 300 चीनी सैनिकों की कब्र है। जब यहाँ पर वो भीषण लड़ाई चल रही थी 1962 में, तो इसी क्षेत्र में वो लड़ाई चली थी। चीन 300 सैनिकों की लाशें ले जाने की स्थिति में रहा नहीं। इसी इलाके में उन सभी चीनियों को दफन कर दिया गया था। भारतीय सेना सैन्य परंपराओं का पालन करती है और दुश्मन अगर अपनी लाशें पीछे छोड़कर भी जाता है तो उन सबको कम से कम एक सम्मान उनकी मृत्यु के बाद दिया जाता है। और इसीलिए आप इस इलाके को देख रहे हैं जिसे घेर कर रखा गया है और यहाँ पर उस पूरी लड़ाई की पूरी कहानी दर्ज की गई है। लोग यहाँ पर आते हैं, पढ़ते हैं। देखिए, कुछ चीजें हैं जो अद्भुत के दायरे में रहती हैं, यानी कुछ चीजें जिसको लेकर लोग ये सवाल उठा सकते हैं कि ये है भी या नहीं है, लेकिन ये लाशें अपने आप में उस पराक्रम की गवाही देती हैं। भारत चीन युद्ध का इतिहास बताता है कि 60 साल पहले चीन के साथ जंग में बहादुरी से लड़ने के बाद राइफलमैन जसवंत सिंह रावत वीर गति को प्राप्त हो गए। लेकिन उनके जाने के बाद भी उनकी कहानी का अंत नहीं हुआ। जबरदस्त आस्था जब हम कहते हैं, आज भी मुझे नहीं लगता है कोई भी तवांग जाता होगा बगैर जसवंतगढ़ में माथा टेके हुए। तो वो जो आस्था है अभी भी देखते हैं जिस प्रकार से वॉर मेमोरियल उधर बना हुआ है, वाकई सबको प्रेरित करता है। उनके जाने के बाद भी कुछ तो एहसास था कि उनके साथियों ने उनकी सेवा करना जारी रखा। नियम से उनकी वर्दी को तैयार किया, उनके जूतों पर पॉलिश लगाकर हमेशा चमकदार रखा, उनके लिए चाय बनाई, खाना बनाया गया, बिस्तरा लगाया गया। जीवित रहे तो सैनिक, चले गए तो संत। राइफलमैन जसवंत सिंह की यही कहानी है। हालांकि आज आम लोगों के मन में, सैनिकों के मन में वो बाबा जसवंत सिंह है, लेकिन यहां पर आप मेरे पीछे देखेंगे तो एक जो सैनिक होता है उनके इस्तेमाल की जो चीजें होती हैं, चाहे उनके बूट्स हो गए, उनका यूनिफॉर्म हो गया, उनका बेडरोल हो गया, इस सब को हर मंगलवार को व्यवस्थित करके रखा जाता है। उनके जूते पूरी तरीके से पॉलिश होकर, उनका संदूक जो वो इस्तेमाल किया करते थे, एक बिस्तरा उनके लिए लगा है, तकिया, तौलिया, एक रुमाल, ये सारी चीजें
यहाँ पर जो भी सैनिक तैनात रहते हैं इस मेमोरियल की देखरेख के लिए, वो नियमानुसार हर मंगलवार को यहाँ पर व्यवस्थित करके रख देते हैं ताकि बाबा को किसी भी तरह की दिक्कत न आए। यूं ही नहीं किसी सैनिक का मंदिर बन जाता, यूं ही नहीं किसी सैनिक को नई पीढ़ियों के सैनिक अपना देवता बना लेते हैं, यूं ही नहीं कोई राइफलमैन से बाबा जसवंत सिंह बन जाता है। जो बाबा जसवंत सिंह है, उन हमारे पूरे क्षेत्र को, हमारे पूरे देश को जब कोई भी उनकी कहानी सुनता है तो हर युवा को एक नई प्रेरणा मिलती है, नई ऊर्जा मिलती है। और ये देवभूमि का नाम के साथ साथ उन्होंने पूरे देश का मान बढ़ाया। लगभग 300 सैनिकों को उन्होंने मार गिराया था सन 1962 में। हम तो ये कह सकते हैं कि उनकी दया आज भी वही हमें देते हैं। हम तो याद करते हैं उनको, हमेशा वो हमारे पीछे रहते हैं। कभी दुख तकलीफ आने पे खड़े हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे हमारे साथ कोई है। बड़ी बड़ी कठिनाई आए तब भी हमारे साथ खड़े रहे, दुख बीमारी में। जब वर्दी पहनकर सैनिक अपनी ड्यूटी पर निकलते हैं तो बाबा जसवंत सिंह की चौखट पर सर झुकाकर श्रद्धा के पुष्प अर्पित करके निकलते हैं। जब देश सेवा का जुनून प्रचंड हो तो जज्बा कायम रहता है और तब जान और जिस्म मायने नहीं रखते। जसवंत सिंह रावत अपनी पोस्ट अंतिम सांस तक नहीं छोड़ना चाहते थे। लोगों का विश्वास है कि वो आज भी अपनी पोस्ट पर मौजूद हैं, देश की रक्षा में हमेशा तैनात। कोई भी कहीं मतलब घटना घटती है, यदि हमारे ऊपर चाइना कहीं अटैक करता है तो उसको 48 घंटे पहले ही सूचित कर दिया जाता है कि भाई यहाँ पे घटना है। जो हमारे जीओसी कमांडर होते हैं उनको पता चल जाता है, वो बताते हैं उनको। ये आज भी इनको जिंदा माना जाता है। आज भी लोग कहते हैं कि वो जिंदा हैं। और जब भी हमारे क्षेत्र में कोई आपदा आती है तो यहाँ के हमारे क्षेत्रवासी बाबा जसवंत को याद करते हैं। जो अवार्ड साइटेशन है उनकी, यहाँ पर देखिए, महावीर चक्र जब उन्हें मिला तो राइफलमैन जसवंत सिंह रावत, लेकिन अब देखिए यहाँ पर जो चिट्ठियां उन्हें आती हैं वहां पर है मेजर जनरल जसवंत सिंह रावत। यानी कि उनके जाने के बाद भी उनके प्रमोशन होते रहे। लेकिन अब आपको यहां पर भी बता दें कि दो अलग अलग चीजें हैं। जो स्थानीय लोग हैं, जो आम लोग हैं, वो उनका प्रमोशन करते करते उन्हें मेजर जनरल मानते हैं। और जो भारतीय सेना है उसमें भी उनके जाने के बाद उनका प्रमोशन हुआ और उन्हें राइफलमैन से सूबेदार का रैंक दिया गया, जिसके आगे वो सेवानिवृत्त हो गए। जब किसी का जीवन अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय बन जाता है तब लोक आस्थाओं में वो अत्यंत विशेष हो ही जाता है। ये चिट्ठियां देखिए, इन पर लिखा पता देखिए और देखिए कि कैसे लोगों का विश्वास कभी जसवंत सिंह के पराक्रम से हटा ही नहीं। राइफलमैन थे जसवंत सिंह रावत, लेकिन सेना ने उन्हें मरणोपरांत प्रमोशन देना जारी रखा। सेना के रिकॉर्ड के अनुसार जसवंत सिंह रावत सूबेदार होकर रिटायर हुए, लेकिन स्थानीय लोगों ने उन्हें प्रमोशन देना नहीं रोका। आज लोगों के हिसाब से जसवंत सिंह रावत मेजर जनरल हैं। सेना के बनाए मंदिर में सेना के द्वारा स्वीकार्य है बाबा का ये सम्मान। एक परंपरा है ये मानने की कि जिंदा है बाबा जसवंत सिंह। तैनात है मेजर जनरल जसवंत सिंह रावत अपनी पोस्ट पर हमेशा से, और उनके रहते कोई दुश्मन बाल भी बांका नहीं कर सकता हिंदुस्तान का। वो जसवंत सिंह रावत आज अपनी मृत्यु के 60 साल बाद भी एक अद्भुत किस्सा बनकर जिंदा है। मैं पोस्ट नहीं छोड़ूंगा साहब, यही मरूंगा, मगर पोस्ट नहीं छोड़ूंगा।
अद्भुत है ये विश्वास कि सबको पता है जसवंत सिंह रावत ने देश के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया था, लेकिन अविश्वसनीय है ये विश्वास कि वो अब भी जिंदा है। अकल्पनीय है ये श्रद्धा जिसने एक बहादुर सैनिक की बलिदान स्थली को तीर्थ मान लिया। खुद भारतीय सेना ने जसवंत सिंह रावत की वर्दी, अंगूठी, राइफल, जूते सब ससम्मान रखवा दिया। कुछ ऐसे जैसे जसवंत सिंह की दिनचर्या आज भी जारी हो, कुछ ऐसे जैसे आज भी हर रोज जसवंत सिंह ड्यूटी पर आते जाते हो। लोगों की आस्था तब बनती है जब उनका कुछ मांगा हुआ शायद पूर्ण होता होगा। एक व्यक्ति दूसरे को बताता है और इसी तरीके से कहानियां दूर दूर तक फैलकर आस्था का रूप लेती हैं। जसवंत साहब, बताया जाता है कि जब वीरगति को प्राप्त हुए थे तो इसी पेड़ के पीछे, और ये पेड़ अभी भी जड़ें पकड़ी हुई है इसने, और जो निर्माण हुआ है इस कमरे का वो उसके ऊपर से हुआ है। लोग चढ़ावे के रूप में चंद सिक्के, नोट यहाँ पर छोड़कर जाते हैं। जिसे श्रद्धा है वो यहाँ पर धागे भी पेड़ पर बांध कर जाता है मन्नत स्वरूप। जिस भी आस्था से उसका संबंध हो, स्थानीय लोग आते हैं, दूर दराज से लोग आते हैं। चिट्ठियां हमने देखी कि ओमान, केरल, राजस्थान, हर जगह की चिट्ठियां यहाँ पर रखी हुई हैं, और साथ में जो हथियार उन्होंने इस्तेमाल किए थे या फिर उनके यूनिफॉर्म के हिस्से जब वो यहाँ पर युद्ध लड़ रहे थे। जहां बलिदान हुआ वो स्थान अब मंदिर है। जहां जसवंत सिंह लड़े वहां उनकी समाधि है। मन्नतों के धागे हैं जो लोगों को अपने रक्षक देवता तक ले आते हैं। चिट्ठियों में लोगों की कामनाएं होती हैं जो इस बात का प्रतीक है कि उनका पूर्ण विश्वास है कि बाबा जसवंत सिंह सब सुन रहे हैं, वो सब ठीक कर देंगे। देखिए ये चिट्ठियां, दुनिया भर से लोग अपनी बातें इनमें लिख देते हैं, पोस्ट कर देते हैं बाबा जसवंत सिंह के नाम। ये विश्वास अकल्पनीय है और अद्भुत भी कि लोगों को लगता है बाबा उन चिट्ठियों को पढ़ते हैं और खत में लिखी बातों का निवारण भी करते हैं। अभी भी है, जिंदे है, हमारी सर पे है। जब मतलब उनका जन्म दिवस और शहीद दिवस मनाया जाता है तो आज भी हमें ऐसा प्रतीत होता है कि वो आते हैं, उनके जूतों की आवाज सुनाई देती है, तो आज भी मतलब वो जिंदा है। हम तो उनको ये नहीं समझते कि वो मर चुके हैं। हमारे लिए तो जब तक सूर्य चांद रहेगा तब तक उनका नाम भी रहेगा। इससे बढ़कर और क्या मिसाल होगी अद्भुत वीरता के सम्मान की कि नूरानांग पोस्ट, जिसकी रक्षा के लिए जसवंत सिंह अंतिम सांस तक लड़े, उसका नाम बदलकर अब जसवंत गढ़ कर दिया गया है। सेना के जवानों के साथ स्थानीय लोग भी जसवंतगढ़ की पवित्रता का ध्यान रखते हैं, क्योंकि सबका भरोसा है कि अब उस स्थान पर दिव्य रूप में जसवंत सिंह उनका ध्यान रखते हैं। अरुणाचल प्रदेश से अब हम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के एक दूसरे मोर्चे पर आपको लिए चलते हैं, सिक्किम, जहां पर मान्यता बाबा हरभजन सिंह को लेकर है। ये भारतीय सेना के एक ऐसे सैनिक थे जिनके बारे में यह मान्यता है कि वो आज भी उस इलाके में तैनात हर सैनिक को देखते हैं, उनकी रक्षा करते हैं, देश की सरहदों की निगहबानी करते हैं, और आम लोग भी अगर आस्था में भरकर उनके दर पर आते हैं तो वो किसी को भी निराश वापस जाने नहीं देते। हम आपको सुनाते हैं उनकी अविश्वसनीय दास्तान। बाबा आज भी हमें प्रोटेक्ट करते हैं और एहसास हमें है कि बाबा आज भी हैं। ये बाबा जी की खुद की मर्जी से यहाँ पे मंदिर बनाया गया है।
प्रचलित जानकारी के अनुसार 54 साल पहले भारत चीन सीमा पर बर्फीले तूफान में गश्त करते हुए सैनिक हरभजन सिंह एक खाई में गिरे। उनकी खूब तलाश की गई पर वो मिले नहीं। कहते हैं 3 दिन बाद वो अपने साथी के सपने में आए। ऐसे ही माना जाता है कि 3 दिन तक वो कहीं उनको लगा वहां पे कि वो गुम हो गए या पता नहीं कहाँ गायब हो गए लड़ाई में। लेकिन चौथे दिन वो अपने दोस्त के सपने में आए और उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पर हूँ। और वहां पे जब गए तब उन्होंने देखा कि ये तो वहां से भगोड़ा नहीं था और उस वहीं पर था, और उसके कारण उनको लगा ये तो वाकई बड़ी अजीब सी बात है। उसने दोस्त के नींद में आया और जहां वो मरणोपरांत था वहीं पाया गया। उनका जो साथी थे वो रात को उस साथी के सपने में आए कि मेरा सिर पासिंग सिर है जो जहाँ पे पड़ा हुआ है आप वहां से उठाइए। फिर वो दूसरे दिन उनको ढूंढने के लिए गए, जहाँ उन्होंने बताया था वहीं पे मिला। माना गया कि वो मृत्यु के बाद फिर लौट आए, वापस अपने उसी बंकर में जहां वो तैनात थे। कहते हैं आज भी हर रात वो लौट आते हैं उसी बंकर में जो बन चुका है अब उनका मंदिर। तो इनके साथी को इनने सपने में बताया कि मेरा मंदिर और समाधि बना देना और मैं आगे भी ऑन ड्यूटी हूँ, सर्विस करूंगा, मेरी आत्मा सर्विस करेगी। बताया जाता है कि वो अब भी दिख जाते हैं चीन के सैनिकों को सरहद पर गश्त लगाते हुए। जो बटालियन जाती है वो बताती है कि ये बात है, वहाँ सच्ची बात है, उसमें कोई शक वाली बात नहीं है। ड्यूटी करता है वो तकरीबन सिक्किम का जो इलाका है वहाँ पेट्रोलिंग जो है बाबा करता है। अपने कहते हैं वो अब भी गांव लौट आते हैं अपने रूठे भाई को मनाने के लिए। जहाँ जानवर बांधे जाते हैं वहाँ मैंने उनको सुबह सुबह देखा। देख करके मैं हैरान हो गया। वो मेरे पास आए, उन्होंने मुझे रजाई उड़ाई और कहा हैरान मत हो, ये मैं ही हूँ। मान्यता है कि वो आज भी तैनात है सरहद पर, पूरी मुस्तैदी से, पूरी तरह चौकस। जब कुछ गलत होने को होता है तो कहते हैं वो आगाह भी कर देते हैं। और ये भी सुना है कि बोलते हैं कि 72 घंटे पहले वो बता देगा, अगर चाइना ऑपरेशन करता है, हिलता है, तो वो 72 घंटे वो ये पहले बता देगा कि ये ऑपरेशन चाइना करने वाला है। सैनिक हरभजन सिंह के बाबा हरभजन सिंह बनने की कहानी उनकी मृत्यु के साथ ही शुरू हुई थी। कहते हैं कि उनके साथी को जो सपना आया था उसके आधार पर उनका पार्थिव शरीर और राइफल वहीं पर मिला जहां उन्होंने संकेत दिए थे। सपने को अद्भुत संयोग मानकर उनके पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार कर दिया गया, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो अविश्वसनीय था। बाबा जी ड्यूटी देते हैं और गलत काम करने वाले को सजा भी देते हैं। जैसे कि कोई सिपाही इस ड्यूटी में सो गया तो बाबा जी थप्पड़ लगा के उठाते हैं उसको। शुरू में सबको वहम लगा, लेकिन फिर साथी सैनिकों के साथ जो होने लगा वो चौंकाने वाला था। हरभजन सिंह साथी सैनिकों के लिए एक अकल्पनीय घटना बन गए। वो जैसा बताते वैसा ही होता था, चाहे वो आने वाला खतरा हो या कोई अनिष्ट मंडरा रहा हो। माना जाता है कि वो भी ऑनरी कैप्टन के नाम से उन्हें कैप्टन हरभजन सिंह कहा जाता है। लोग जब भी उधर जाते हैं तो अपना आस्था के तौर पर वहाँ पे एक मंदिर बना हुआ है, उस मंदिर में जाते हैं। इसी प्राफिक उनकी छुट्टी पे जाते हैं तो उनके साथ लोग छुट्टियों पे उनके घर भेजते हैं, तनख्वाह मिलती थी उनको। तो ये जो है मैं कहूँगा एक आस्था जिसके द्वारा वहाँ पे जो जवान हैं उनको लगता है कि उनकी खुशहाली जो है वो बाबा हरभजन के कारण है। उच्च अधिकारियों तक जब हरभजन सिंह से जुड़ी खबरें पहुंची तो जांच बिठाई गई। फिर जो बातें सामने आई वो अकल्पनीय थी। चाइना वाले ये मानते थे कि आपका बॉर्डर के ऊपर कोई सफेद घोड़े पे रात के समय कोई घूमता है तो आप उनको रोका करो, क्यों आते रात के समय इधर। तो वो हमने बोला कि हमारा आदमी तो कोई नहीं है,
लेकिन उन्होंने देखा भी रात को कोई घूमता है, जब घूमता उनके भी सपने में आए, फिर उनके लोग भी, चाइना वाले भी उनको मानना शुरू कर गए। चीन के लोगों ने कहा कि आपका बंदा यहाँ सफेद कपड़े पहनकर घोड़े पे घूमता है, उसको वापस बुला लो। चीनी लोगों ने इस बारे में भारतीय अधिकारियों को पत्र भी लिखा है, जिसके बारे में बाबा पहले ही भारतीय अधिकारियों को बता चुके थे। साहब तुसी जे तुहाडे कोल लैटर आना है, तुसी उन्हां नूं कहो भी तुहानूं कहंदा कुछ नहीं। इसके बाद से बंकर में उनका जरूरी सामान जैसे कपड़े और हथियार आदि रखवा दिए गए। एक मंदिर बनवाया गया। सेना के जवान पूरी श्रद्धा से उस मंदिर की देखरेख करते हैं। हर रात बंकर में उनका सामान सजा दिया जाता है और दरवाजा बंद कर दिया जाता है। जैसे सर रात को ये बिस्तर है, इसके ऊपर रात को हम बिस्तर लगा देते हैं बाबा का। जब सुबह उठेंगे तो हमारे को बिस्तर के ऊपर जो चारपाई है, इसके ऊपर बिस्तर के अंदर सड़ोट वगैरह मिलेंगी, पिल्लो है जो यूज करेंगे, और जहाँ पे सीट लगाएंगे वहाँ से चिकना हो जाता है, खराब हो जाता है। जूते हैं रात को ड्यूटी पे यूज करते हैं तो उन पे मिट्टी वगैरह हो जाती है। बाबा हरभजन सिंह की मौजूदगी का एहसास इस कदर रहा कि लंबे समय तक चीन के साथ फ्लैग मीटिंग में एक कुर्सी भी खाली रखी जाती थी, इस विश्वास के साथ कि उस पर बाबा हरभजन सिंह। धीरे धीरे उनका प्रमोशन, सैलरी और छुट्टियां तक सेना के नियमों के अनुसार होने लगी। हरभजन सिंह जब अपने गांव पंजाब के कपूरथला में लौटते तो ट्रेन में उन्हें लाया जाता, रिजर्वेशन कराकर और बर्थ पर सुलाकर। मैंने खुद रिसीव किया था बाबा जी को। वहां से जब सिक्किम से वो चलते थे तो पहले फोन आ जाता था कि बाबा जी छुट्टी पर आ रहे हैं, तो उनकी सीट वहां से रिजर्व हो जाती है। गाड़ी के अंदर बकरी सीट खाली होती थी, उसकी सीट जहाँ जिसके ऊपर बाबा जी होते थे। 7 सेवादार उसका चलता है। और जब जहाँ जलंधर में आते तो हमारा जहाँ से सीओ साहब का नंबर 1 जाऊंगा जो वहाँ लेके लिए जाता है, वहाँ उसको रिसीव करने के लिए अफसर साहबान लेकर उसको बटालियन के अंदर आते थे। गुरुद्वारा साहब में हम रखते हैं रात को, और सुबह उसको उसके घर के लिए दोबारा उसी इज्तिमाम से हम उसको रवाना करते थे। छुट्टियां खत्म होने पर बाबा हरभजन सिंह को वापस ड्यूटी पर ले जाया जाता और उन्हें लेने बाकायदा सेना के जवान भी आते। फौजी लेके आंदी थी, फौजी लेकर आते हैं उन्हें, कभी 2 कभी 4 भी आ जाते हैं। अगले साल जब फिर कोठा कट्ठा छाड़ देता, अगले साल फिर गड्डी आन खलोती चौं आते हैं तो कहते हैं गेट खोलो, कह लगे बाबा खोलो, छुट्टी लेके आए ने। ते इवें फिर फौज लैके भी जाती रही ते लैके भी आंदी रही है। माता लगी कहन के भजन आया। शरीर छोड़ने के बाद भी उनको प्रमोशन मिलता है, 2 महीने की छुट्टी मिलती है। सैनिक पक्के विश्वास के साथ उनकी कहानियां दोहराते हैं, लेकिन हम उनकी पूरी कहानी जानने के लिए उनके गांव भी पहुंचे। कूका गांव को अब बाबा हरभजन सिंह के नाम से ही जाना जाता है। कभी माँ थी तो वो अपने बेटे की तस्वीर लेकर इंतजार किया करती थी छुट्टियों के दिनों में। अब घर के एक हिस्से को ही बाबा हरभजन सिंह का मंदिर बना दिया गया है, क्योंकि वो सेना के नियमानुसार 2006 में रिटायर होकर हमेशा के लिए घर आ गए। बहुत ज्यादा गर्व महसूस होता है कि हमारे गांव का इतना बड़ा नाम रोशन किया है, क्योंकि जब भी कोई सिक्किम से इधर आदमी आता है, जहाँ आर्मी वाला कोई आता है, जहाँ कहीं से भी आता है, तो गांव जाए ना जाए, हम देखते हैं यहाँ से कि वो गेट के ऊपर प्रणाम करके फिर ही गुजरता है। कई आर्मी वाले रिटायर मैंने यहाँ पे देखे हैं जो यहाँ से खड़े होकर सलूट करके जाते हैं। आज भी परिवार के लोग बताते हैं कि जो सेना का अनुशासन है वो उसकी अनदेखी नहीं कर पाते। जब भी कोई अनुशासनहीनता होती है तो परिवार को सचेत कर जाते हैं। रिटायर होने के बाद अब बाबा छुट्टी पर गांव नहीं लौटते, लेकिन कई लोगों का मानना है कि बाबा हरभजन सिंह सैनिक हरभजन सिंह के रूप में आज भी सीमा की बर्फीली पहाड़ियों में मौजूद हैं, अपनी ड्यूटी को पूरा करते हुए। बाबा बहुत साडे सिक्किम दा होया जी। बाबा बहुत सिद्ध है, उत्थे भी फौज देंदा है, वो अपनी ड्यूटी पूरी करते हैं। पिंड बड़ा कोई रोज खंड पाठ हम पर भी उनकी कृपा बनी हुई है। बड़ा कृपा महाराज दी।
ये आस्था अद्भुत है, ये विश्वास अविश्वसनीय है, ये श्रद्धा अकल्पनीय है, जिसने एक वीर सिपाही की स्मृतियों को तीर्थ बना दिया, वीरता को पूज्य बना दिया। हमारी तीसरी अद्भुत कहानी है सियाचिन के मोर्चे पर। वहां कहानी ओपी बाबा और उनमें सबकी आस्था की। सियाचिन की दुर्गम पहाड़ियों के बीच बना ये है ओपी बाबा मंदिर। यहाँ से होकर जो भी भारतीय सैनिक गुजरते हैं वो ओपी बाबा का आशीर्वाद लेना नहीं भूलते। कोई भूल चूक हो तो माफ करना, हमारी रक्षा करना। कहते हैं ओपी बाबा कभी भारतीय सेना के जांबाज सिपाही थे और उनका नाम था ओम प्रकाश। वो फॉरवर्ड पोस्ट पर तैनात थे, लेकिन एक दिन अचानक रहस्यमयी परिस्थितियों में उनकी मौत हो गई। इसके बाद सियाचिन में तैनात कई सैनिकों ने जिस तरह के अपने अनुभव बयां किए, उसने ओम प्रकाश को ओपी बाबा बना दिया। ओपी बाबा की की। कई सैनिकों ने बताया कि जब कभी वो रास्ता भटक जाते हैं तो ओपी बाबा किसी न किसी रूप में उन्हें रास्ता दिखाते हैं, या जब कभी बर्फीला तूफान आने को होता है तो ओपी बाबा किसी न किसी संकेत के जरिए पहले ही इस बात की सूचना देते हैं। 2002 में बना ये ओपी बाबा मंदिर बर्फ के थपेड़ों के बीच शान से खड़ा इस बात की गवाही देता है कि अगर सैनिक में देश के लिए खुद को न्यौछावर करने का जज्बा है तो देश भी उनके चिन्हों को संजो के रखता है। वीरता और विश्वास के अद्भुत संगम की ये कहानियां थी। अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय में आज के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन और योगेंद्र सिंह के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।